बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीपीसी का जो सेकंड टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में वो काफ़ी बार पूछा भी जाता है, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का नाम है पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन। पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन क्या होती है और इसके लवाज़मात क्या होते हैं, इसकी काइंड्स कितनी हैं, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन क्या होती है। पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन का मतलब होता है कि किसी भी कोर्ट का दायरा इख्तियार जो समात जो उसने करनी है वो वैल्यूएशन कितनी है, जो रिलीफ क्लेम किया गया है उसके लिहाज से जो जुरिसडिक्शन होगी, जो उसका दायरा कार होगा, उसको हम पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में हम ये करेंगे कि द जुरिसडिक्शन ऑफ अ कोर्ट विद रेफरेंस टू द वैल्यू ऑफ द मैटर ऑफ द सूट, यानी कि सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू होगी उसके लिहाज से हम डिटरमाइन करेंगे कि पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन इस कोर्ट की बनती है या नहीं बनती। जुरिसडिक्शन की काइंड्स कितनी हैं? इसकी मेजर 4 काइंड्स हैं, जिसमें हमारे पास जुरिसडिक्शन दायरा कार, इसको अख्तियार भी कहते हैं, और दायरा कार भी, दायरा कार या एख्तियार, यानी कि जुरिसडिक्शन से क्या मुराद है। अब जुरिसडिक्शन का मायने अख्तियार हो गया, दायरा कार हो गया। इसकी काइंड्स के हमारे पास क्या आ गई? पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन आ गई, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन आ गई, पर्सनल जुरिसडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन, एपीलेट जुरिसडिक्शन। ये इसकी काइंड्स आ गई। किसकी काइंड्स हैं? जुरिसडिक्शन की, दायरा कार की। अब उसमें आज हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? आज हम पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन का जो रेलिवेंट प्रोविज़न है वो है सेक्शन 6 एंड सेक्शन 15, और इसके अलावा हमारे पास सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887, और इसके अलावा वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोड ऑर्डिनेंस 2 ऑफ 1962, यानी कि सेक्शन 6 एंड सेक्शन 15 सूट वैल्यूएशन, क्योंकि हमने पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन कर रहे हैं ना, तो इसमें सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887 वो यूज़ होगा, और इसके अलावा हमारे पास वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोड ऑर्डिनेंस 2 ऑफ 1962 ये इस्तेमाल में होगा। 1962 का ऑर्डिनेंस आ गया हमारे पास, और इसके अलावा हमारे पास सूट वैल्यूएशन एक्ट, सूट वैल्यूएशन एक्ट कौन सा है? 1887 ये इस्तेमाल होगा। ये हमारे पास आ गया। ये ऑर्डिनेंस हमारे पास वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोड ऑर्डिनेंस और सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887 ये पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन में इस्तेमाल होगा। ये रेलिवेंट प्रोविजन भी हमारा हो गया। मीनिंग ऑफ पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन, अभी मैंने आपको बताया कि पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी कोर्ट की जुरिसडिक्शन सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू है उसके लिहाज से उसको हम करेंगे पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन। पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन की अगर हम इंग्लिश में तारीफ़ करें तो द जुरिसडिक्शन ऑफ अ कोर्ट विद रेफरेंस टू द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सूट, तो ये हमारी पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन की डेफिनेशन आ जाएगी। अब हम पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन को किस तरह डिटरमाइन करते हैं? देखें, कोर्ट में प्लेंटिफ यानी कि मदई ने दरख्वास्त दी, प्लेंटिफ जब उसने अपनी प्लेंट दी तो उस प्लेंट के अंदर लिखा होगा कि मेरी कोर्ट के से ये इस्तदा है कि मुझे ये रिलीफ दिया जाए। तो जो उसने रिलीफ क्लेम्ड किया होगा ना, बेस हमारी क्या है पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन की? जो रिलीफ क्लेम, रिलीफ CLA क्लेम्ड किया होगा उसकी बिनाद पर हम पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन निकालते हैं। अगर उसने 2 लाख किया होगा या 3 लाख किया होगा या 10 लाख, जितना भी किया होगा उस लिहाज से हम मद्देनज़र आके उसकी जुरिसडिक्शन में आएगा कि उसने ये केस कौन सी कोर्ट में फ़ाइल करना है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं? पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन को, पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन को हम 2 तरीक़ों से डिटरमाइन करते हैं। एक हमारे पास वेस्ट सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 और इसके अलावा सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887, इन दोनों से हम पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन को डिटरमाइन करते हैं। अब
पिकनिक जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स की कितनी पिकनिक जुरिडिक्शन होती है उस लिहाज से बात करें तो पहले समझें कि इसके अंदर कितने क्लासेस हैं। इसमें है जुरिडिक्शन ऑफ सिविल जज, फर्स्ट क्लास के जज की क्या जुरिडिक्शन होगी, सेकंड क्लास के जज की क्या जुरिडिक्शन होगी, और सिविल जज थर्ड क्लास का जो है उसकी जुरिडिक्शन क्या होगी। तो देखें फर्स्ट क्लास जो है ना, फर्स्ट क्लास के पास अनलिमिटेड होती हैं, अनलिमिटेड पावर्स होती हैं। और जो हमारे पास सेकंड क्लास है इसके पास हमारे पास 5 लाख, और जो थर्ड है उसके पास 1 लाख। यानी कि जो हमारे पास सिविल जज फर्स्ट क्लास का है उसके पास पिकनिक जुरिडिक्शन की जो पावर है उसके पास जितनी मर्जी वैल्यूएशन हो, जितना मर्जी रिलीफ क्लेम किया हो, आप फर्स्ट क्लास में अप्लाई कर दें आपका केस। अगर आपके केस की वैल्यू 5 लाख से बिलो है या 5 लाख तक है तो आप कौन सी क्लास में जा सकते हैं, सेकंड क्लास में जा सकते हैं। और इसी तरह अगर आपके केस की वैल्यू 1 लाख से जो आपने रिलीफ क्लेम किया है प्लेंटिफ ने उसमें 1 लाख तक है या 1 लाख से बिलो है तो आप थर्ड क्लास में जा सकते हैं, ये 1 लिखा हुआ है। उसके बाद है एपीलेट जुरिडिक्शन। अब अपील करनी है आपने तो कहाँ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे या हाई कोर्ट में जाएंगे। तो उसके लिहाज से हमारे पास 2 फोरम है, एक हाई कोर्ट और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर हमारे जो केस है उसकी वैल्यू 25 लाख, अगर 25 लाख से ज़्यादा है तो हाई कोर्ट, और अगर 25 लाख से बिलो है तो हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोबारा, यानी कि 2.5 मिलियन। हमारे केस की वैल्यू जो है 2.5, हम अपील में जा रहे हैं 2.5 मिलियन से बिलो है तो हम किस में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। और अगर हमारे केस की वैल्यू 2.5 मिलियन या 25 लाख से ज़्यादा है तो कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है सूट अगेंस्ट फेडरेशन, प्रोविंस और पब्लिक ऑफिसर। एक बात याद रखें, जब भी आपने किसी भी गवर्नमेंट, फेडरेशन, वफाकी हुकूमत या गवर्नमेंट ऑफिसर के ख़िलाफ़ केस करना है तो आपको अनलिमिटेड पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो अभी मैंने बताया था कि अनलिमिटेड पावर्स ऑफ जुरिडिक्शन किसके पास हैं, फर्स्ट क्लास के पास। सिविल जज जो फर्स्ट क्लास का है उसके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं। तो हम जब केस हो फेडरेशन के अगेंस्ट, प्रोविंस के अगेंस्ट या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट तो हम फर्स्ट क्लास के जज साहब के पास जाएंगे। इसके बाद आ जाता है कि ऑर्डर पास विदाउट जुरिडिक्शन, जनरल रूल और इसकी एक्सेप्शंस हैं। जनरल रूल ये कहता है कि ऐसा भी कोई भी ऑर्डर या डिक्री अगर कोर्ट की जुरिडिक्शन ही नहीं थी और उसने वो पास कर दिया तो वो ऑर्डर और डिक्री नल और वॉइड होगी। ये तो हमें पता है कि बंदे की वो पावर ही नहीं है और वो बंदा वो काम कर देता है तो वो जो पावर्स उसने अपनी पावर का गैर जरूरी इस्तेमाल किया है तो वो ऑर्डर नल और वॉइड होगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या कहता है, एक्सेप्शन सेक्शन 11 ऑफ सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887 कहता है कि अगर प्लेंटिफ ने दरख्वास्त दी, प्लेंट दी और उसके अंदर रिलीफ क्लेम किया हुआ, मिसाल के तौर पर उसने 6 लाख रिलीफ क्लेम किया। अब जो हमारे पास डिफेंडेड है उसने जवाब दावा दे दिया है, लेकिन उस जवाब दावा में यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट में उसने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया कोर्ट के ऊपर कि कोर्ट के पास तो पावर है ही नहीं, क्योंकि 5 लाख वैल्यूएशन है और जो दावा पेश किया गया है, दायर किया गया है, जो प्लेन दायर की गई है वो सेकंड क्लास के सिविल जज के पास की गई है। तो सिविल जज की जो जुरिडिक्शन है, हमने अभी पीछे पढ़ा है, सिविल जज की जुरिडिक्शन है वो है हमारे पास 5 लाख रुपए, लेकिन हमारा केस जो है वो 6 लाख रुपए का है। तो इस दौरान अगर रिटर्न स्टेटमेंट में वो ऑब्जेक्शन नहीं उठाता तो इसका मतलब है कि वो मान रहा है कि जिस तरह प्लेंटिफ ने कहा है वो चीज़ ठीक है, उस ज़िम्मन को मान रहा है। तो अब जब डिफेंडर ने प्लेंटिफ की प्लेंट के ऊपर उस चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं उठाया
तो वो अगर उसके अंदर वो कोर्ट कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास करेगी तो वो नल और वॉइड नहीं होगा, क्योंकि उसको जो रिटन स्टेटमेंट थी उसके अंदर लिखना चाहिए था। अब उसने उस चीज़ को नहीं लिखा, उसने उस चीज़ को नहीं लिखा, इसका मतलब है वो एडमिट कर रहा है, ठीक है, जिस तरह उसने प्लेंट में लिखा है। तो अगर डिफेंडर की तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन ना उठाया गया हो तो फिर हमारे पास ऑर्डर या डिक्री पास हो जाती है तो उसको माना जाएगा। कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, सेक्शन 15 क्या कहता है? सेक्शन 15 हमारे पास CPC का कहता है कि किस कोर्ट में, किस अदालत में केस को दायर किया जाए। तो कॉमनली बात है कि हम सबसे पहले छोटी अदालत में जाएंगे। यही लॉ कहता है कि जो भी आपका केस है सबसे छोटी अदालत में जाएं जो उसको हैंडल कर सकें। आप सिविल क्लास फर्स्ट क्लास में जाएं, सेकंड में जाएं, थर्ड में जाएं। थर्ड सबसे छोटी है, उसमें 1 लाख, सेकंड जो है उसमें 5 लाख और फर्स्ट में अनलिमिटेड पावर्स हैं। आप देखेंगे आपने प्लेन लिखी है, आपकी पहली में क्या नाम थर्ड में अप्लाई हो रही है, 2 में अप्लाई हो रही है या फर्स्ट क्लास के पास चीज़ की वैल्यू 1 लाख, तो आप थर्ड में अप्लाई करें ना कि फर्स्ट में अप्लाई करें। तो ये इसका मकसद ये होता है, बताने का मकसद ये है कि CPC ने बता दिया हमें कि कोई भी केस अगर आप दायर करते हैं कोर्ट के अंदर तो सबसे छोटी कोर्ट में दायर किया जाए। अब सेक्शन 15 वो बताता है कि प्रोसीजर बताता है कि केस कहाँ दायर करना चाहिए। तो हमने बता दिया कि सबसे लोएस्ट कोर्ट में, लोएस्ट कोर्ट में आपने दायर करना है किसको? केस को, जो आपका सूट है। इसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 15। सेक्शन 15 का ऑब्जेक्ट क्या है, मकसद क्या है? कि बर्डन जो है हमारे पास अपर लेवल पर, ऑन अपर साइड जो है अपर कोर्ट, उसको लो करना चाहिए। क्या किया जाए? लो किया जाए। अगर सारे केस ही हाई अदालतों में ही दायर होना शुरू हो जाएं तो जो हायर कोर्ट्स हैं उनके ऊपर बर्डन बड़ा ज़्यादा हो जाएगा। वो किस तरह लोगों को स्पीडी इंसाफ दे सकेंगे, स्पीडी जस्टिस किस तरह प्रोवाइड कर सकेंगे? इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये सेक्शन 15 कहता है जो आपका केस है उसको लोएस्ट कोर्ट में दायर करें ताकि आपका जो हायर कोर्ट्स हैं उसके ऊपर इतना बर्डन ना पड़े और वो लोगों को स्पीडी ट्रायल, स्पीडी जस्टिस दे सकें, लोगों को स्पीडी जस्टिस दे सकें। ये ऑब्जेक्ट हो गया। और इसका एक क्लास 3 बता रही है कि सेक्शन 15 नॉट बार जुडिक्शन ऑफ हायर कोर्ट। सेक्शन 15 का मकसद क्या है हमारे पास? सेक्शन 15 का मकसद ये सिर्फ यही है कि हायर कोर्ट के ऊपर जो बर्डन है उसको कम किया जाए और लोअर कोर्ट को जो है हमारे पास इस काबिल बनाया जाए कि लोअर कोर्ट्स वो फैसले कर सकें। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर आ गई। आगे हमारे पास 12 पॉइंट क्या कहता है? सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर। मिसाल के तौर पर सोने को ले लेते हैं। सोने की वैल्यू में डे बाय डे वैल्यूएशन में तब्दीली आती रहती है, कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया, या डॉलर की बात कर ली जाए तो कभी ज़्यादा कभी कम। अब आपका सब्जेक्ट मैटर है, आप प्लेन में आपने लिख दिया 2 तोले सोना, तो 200 तोले सोने की कीमत आज के लिहाज से तो 1 लाख अगर 14,000 है तो 2 तोले की बनेगी 2,28,000। अब 2,28,000 जो वैल्यू है वो हम अप्लाई कर देंगे सेकंड क्लास का जो सिविल जज होगा, जो सेकंड क्लास का जज होगा उसके अंदर हम अपनी दरख्वास्त को फाइल कर देंगे, क्योंकि इसके पास जो जुडिक्शन है वो 5 लाख तक डील करने वाली है। इसी तरह अगर यहाँ 2 तोले के बजाय हम यहाँ पर 3 तोले ले लेते हैं, तो यानी कि अगर हमारी वैल्यू 5 लाख से इंक्रीज़ हो जाती है तो सेक्शन ये वाला जो पॉइंट है ये हमें बताता है कि आपका कोर्ट वो जुडिक्शन को लूज़ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब हमने केस दायर किया तब मौजूदा कंडीशन में वो चीज़ की वैल्यू उतनी थी जितनी हमने दायर किया। तब हम उसके बाद केस दायर करने के बाद अगर चीज़ की वैल्यूएशन में तब्दीली आती है तो कोर्ट अपनी जो जुडिक्शन है वो लॉस नहीं करेगा। ये बहुत अहम चीज़ है कि पहले अगर उस चीज़ की वैल्यू 4,90,000 थी
तो बाद में यानी कि जैसे जैसे केस चलता रहा तो उसकी कीमत जो है बढ़ती बढ़ती इंक्रीज़ होती होती क्या नाम है 10 लाख तक या 15 लाख तक। ज़मीनों के केस में भी ऐसा हो जाता है कि आज ज़मीन 1 साल बाद और महंगी होगी, फिर और महंगी होगी, फिर और महंगी होगी। तो वो वैल्यूएशन जो है आपकी अगर 4 लाख तक थी और बढ़ते 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 वो क्या नाम है 10 लाख तक होगी, तो जो सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट जज है वो अपनी पावर्स को या जुरिडिक्शन को लॉस नहीं करेगा, क्योंकि जब केस फाइल किया गया था तब चीज़ की वैल्यू जो थी उसकी जुरिडिक्शन में थी। ओके, उसके बाद है सेटिस्फैक्शन वैल्यूएशन इफ नॉट पॉसिबल, यानी कि अब केस दायर किया गया उसमें एक चीज़ की वैल्यूएशन पॉसिबल ही नहीं है। किस तरह डिफाइन किया जाए? मिसाल तौर पर आपने डेफेमेशन का केस पढ़ा होगा, शूट फॉर डेफेमेशन, किसी को डिफेम कर देता है, वो भी अटैक इज्जत का दावा कर देता है कि लो भी मेरी इज्जत को इसने ख़राब किया है तो मैं 2 करोड़ का, कोई 5 करोड़ का, कोई छोटा लेवल का बंदा है तो 5 लाख का दावा कर देता है। तो जिसमें सेटिस्फैक्ट्री वैल्यूएशन ना पॉसिबल हो तो उसमें जो प्लांटिव है अपनी मर्ज़ी से एक वैल्यूएशन लिखता है उस कोर्ट में कि कोर्ट उसको कंसीडर कर ले कि लो भी इतनी बनती भी है कि नहीं। उसके बाद रिटर्न ऑफ प्लेंट अंडर ऑर्डर 710 के तहत रिटर्न प्लेन कर देता है कि यानी कि अगर कोर्ट के अंदर मैंने कोई प्लेन दी है, कोर्ट देखता है कि इसके अंदर मेरी जुरिडिक्शन नहीं है तो कोर्ट उस फाइल को रिटर्न कर देगा। ये बहुत अहम पॉइंट है, 15 जो है बड़ा अहम पॉइंट है। रिजेक्शन ऑफ प्लेन, इसको 711 पढ़ते हैं। 711 के तहत एप्लीकेशन जो है आपकी रिजेक्ट होगी। अगर आपने कोई प्लेंट लिखी उसके अंदर ऐसे फैक्ट लिखे जो ये शो करें कि ये फ्रॉड पर मबनी है या मिस रिप्रेजेंटेशन है, और या दावा जो दायर करता है वो बताता है कि जवाब दावा वो कहता है कि ये जो फैक्ट्स हैं ये इस तरह है ही नहीं है, और कोर्ट को यकीन हो जाता है तो वो 711 के तहत आपकी दरख्वास्त जो है रिजेक्ट कर देती है। और इसके बाद 12-2 का केस चलता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे हम जाके इसको डिस्कस करेंगे कि रिटर्न ऑफ प्लेंट तो आपको बता दी कि जब उसकी जुरिडिक्शन नहीं है तो आपकी फाइल को रिटर्न करेगी। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है 711 के तहत होगी, और 711 हमने पीछे पढ़ा था परसों कि ये एक डिग्री होता है। तो इसके बाद हम कंक्लूजन की बात सारी बातें कंक्लूड यही कर देते हैं, पिकनिक जुरिडिक्शन वही होती है किसी भी कोर्ट की जो सब्जेक्ट मैटर है उसके अंदर जो रिलीफ क्लेम किया गया है उसकी वैल्यू को हम पिकनिक जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट कहेंगे। उसके बाद इसको जो सेक्शन डील करते हैं सेक्शन 6 एंड 15, इसके अलावा सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887, और इसके अलावा हमारे पास वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोड ऑर्डिनेंस 2 और 1962, ये इसको डील करते हैं। आगे बाकी जो थोड़ा थोड़ा है आपके ये लिखते हैं सिविल कोड की फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास की जुरिडिक्शन क्या होती हैं और इसका मकसद क्या है। इसका मकसद यही है कि लोअर कोर्ट के ऊपर को केस देना ताकि हाई कोर्ट के अंदर स्पीडी जस्टिस हो सके और हाई कोर्ट के ऊपर बढ़ देना पड़ सके। इंशाल्लाह कल हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अगर इसमें कोई कमी कोताही रह गई हो तो आप कमेंट के अंदर मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।